हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। रेमेडियल बायोलॉजी में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एलिमिनेशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से, एंड टू रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट बोला मैंने, उसमें इंक्लूड होता है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोन्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट एंड सल्फेट। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है एंड यूरिया होता है। अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिक फॉर्म होता है एंड उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है फॉर इट्स एलिमिनेशन। एंड वेरास यूरिक एसिड की बात करेंगे तो ये लेस टॉक्सिक होता है व्हेन कंपेयर टू अमोनिया, एंड इसको रिमूव होने के लिए मिनिमम वाटर की ज़रूरत होती है। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे। एनिमल लाइक एक्वाटिक एनिमल्स जो होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। वेराज मैमल्स की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन, शार्क्स, रेप्टाइल्स एंड टर्शियरी इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है। बर्ड्स की एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स की बात करेंगे तो उसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। फर्स्ट मोड देखेंगे अमोनोटेलिज्म, जो प्रोसेस होता है अमोनिया का एक्सक्रीशन का, अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। एंड एनिमल जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जिसको हम अमोनियोटेलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो मैनी ऑफ द बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। एंड अमोनिया के हमें पता है कि अमोनिया जो होता है वो रेडिली सॉल्युबल होता है, सो ये डिफ्यूजन की मदद से एक्सक्रीट होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स इन द फिश एज अमोनियम आयोन्स। नेक्स्ट सेकेंड मोड की बात करेंगे तो यूरियोटेलिज्म होता है। जो प्रोसेस से यूरिया एक्सक्रीट होता है बॉडी से, उस प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। एंड एनिमल जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, तो हम उसे यूरियोटेलिक बोलेंगे। अमोनिया मेटाबॉलिक कन्वर्जन से प्रोड्यूस होता है। देन अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिया में इन द लिवर ऑफ द एनिमल्स एंड रिलीज करता है इनटू द ब्लड विच इज़ देन फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो मैमल्स होते हैं एंड मैनी ऑफ द टर्शियरी एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस। थर्ड मोड की बात करेंगे तो यूरिकोटेलिज्म होता है। जो प्रोसेस से यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है बॉडी से, उस प्रोसेस को हम यूक्रियोटेलिज्म बोलते हैं। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एज द यूरिक एसिड, उस प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिक बोलेंगे। यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट विथ ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो एनिमल्स जो होते हैं लाइक फ्लैटवर्म्स जो होते हैं उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोटोनेफ्रीडिया और दी फ्लेम सेल्स होते हैं। एंड अर्थवर्म्स की बात करेंगे तो नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस की बात करेंगे तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैमल्स की बात करेंगे तो किडनीज होते हैं। ओके, प्रोटोनेफ्रीडिया और दी फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया जो और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन दी प्लैटीहेलमिन्थेसिस लाइक flatworms. Protonephridia are primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, that is osmoregulation. वाला स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये फ्लेम बल्ब हुआ, ये टिब्यूलर हुआ एंड ये टिब्यूल्स ऑफ द प्रोटोनेफ्रीडिया हुए एंड ये ट्यूब्यूल सेल्स हुए उसके, एंड ये ओपनिंग वॉल होती है उसकी। वेराज ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो होता है, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप वो न्यूक्लियस ऑफ द कैप्सल्स होता है, एंड ये जो लाइनिंग्स देख रहे हैं आप ये सीलिया होता है।
नेफ्रीडिया की बात करेंगे तो नेफ्रीडिया जो होता है वो ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ऑफ द अर्थवॉर्म्स एंड नेफ्रीडिया जो होता है वो हेल्प करता है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन करता है फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस को। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोचेस एंड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप उसके अंदर जो हो रहा है प्रोसेस एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे मिड गट है, देन नेक्स्ट यहाँ पे हिंड गट है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है एंड ये यहाँ पे हीमोलिम्स जो देख रहे हैं आप इसमें सॉल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर जो हो रहा है वो ट्यूब्यूल्स में एंटर कर रहा है। हीमोलिम्फ जिसमें कि सॉल्ट एंड वाटर जो हो रहा है वो रिसाइकल हो रहा है एंड सॉल्ट एंड वाटर रिसाइकल होने के बाद में रिमेनिंग जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में जा रहा है। उसके अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड फीसेस आउट। नेक्स्ट इज एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स को हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है इन प्रॉन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। हमने ऑलरेडी देख लिया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है वन यूरेथ्रा होता है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे तो किडनीज जो होते हैं उसके अंदर उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। उसके इंटरनल देखेंगे हम तो मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, वेराज एक्सटर्नल देखेंगे तो हाइलम, रेटिनल, पेल्विक्स एंड कैलिक्स प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम किडनीज यूट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है। किडनीज जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, बीन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है एंड वो सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड ईच किडनी जो होती है नॉर्मल अडल्ट्स में वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, वेराज 5 to 7 सेंटीमीटर होती है विड्थ में एंड 2 to 3 सेंटीमीटर होती है थिकनेस में एंड इसका एवरेज वेट जो होता है वो 120 to 170 ग्राम होता है। Towards the center of the inner concave structures of the kidney is a notch called hilum, to which the uterus, blood vessels and the nerve enters. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the retinal pelvis, projection called chylicis. जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये वाले जो है वो हाइलम है, वेरास ये वाला जो एरिया है उसे हम कैप्सूल बोलते हैं एंड ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप ये कॉर्टेक्स है एंड ये माइनर कैलिसिस है एंड ये वाले जो देख रहे हैं आप ये मेजर कैलिसिस है एंड ये जो एक्यूमुलेशन देख रहे हैं आप येलोइश कलर का इसे ये फैट होता है एंड ये मिडिल जो देख रहे हैं ये रेटिनल पेल्विस है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप वो वन मेड्यूलरी पिरामिड है। ये वाली जो स्पेस देख रहे हैं आप ये रेटिनल साइनस है एंड ये जो देख रहे हैं आप यू शेप ये वाला रेटिनल कॉलम है एंड ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं आप ये इंटरलोबियल आर्टरीज है एंड ये वाली जो देख रहे हैं आप वो रीनल पैपिला ऑफ द पिरामिड जो देख रहे हैं आप वो मेड्यूला बोलते हैं हम एंड नेक्स्ट ये जो होता है वो यूरेटर होता है। ओके किडनीज जो होता है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो कवर होता है 3 लेयर से जो कि सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसमें कि रेटिनल पैसिका होता है, पेरिटिनल फैट कैप्सूल होता है एंड फाइब्रस कैप्सूल होता है। जैसे इनसाइड द किडनी देखेंगे, इनसाइड किडनी 2 पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है एंड इनर जो होता है वो मेड्यूला होता है एंड मेड्यूला जो होते हैं वो अगेन डिवाइडेड होते हैं इनटू फ्यू कोनिकल मासेस जिसे हम मेड्यूलरी रेस बोलते हैं जैसे कि अभी हमने किडनी के डायग्राम में देखा है। वेरास कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्सटेंड होता है बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज ए रीनल कॉलम जिसे हम कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं। देन जैसे कि मैंने बोला नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो
फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनीज़ के, एंड ईच किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच नेफ्रॉन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस जो पार्ट देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस है, एंड ये कंप्लीट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स है, जिसमें कि वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Glomerulus is the stuff of the capillaries formed by the efferent arterioles. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arterioles. And renal tubule starts with the Bowman's capsule, continues with the tubules part divided into the proximal convoluted tubule and loop of Henle and distal convoluted tubule. The Bowman's capsule and the glomerulus together constitute the renal corpuscle. ये वाली इमेज में देख सकते हैं ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम इसको, एंड ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं हम। एंड देन नेक्स्ट ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको वो लूप ऑफ हेनले बोलते हैं उसको। देन वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड ये वाला जो पार्ट है ये डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, एंड ये वाला जो पार्ट है वो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है। देन बॉडी में से जितना भी ब्लड आता है वो यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, एंड ग्लोमेरुलस से वो बोमेंस कैप्सूल से एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर ब्लड में जो भी होता है, देन उसके बाद वो ब्लड जो होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर जाता है। एंड ये वाले जो पार्ट होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के हम रीनल कॉर्पोसल भी बोलते हैं। नेफ्रॉन के 2 टाइप्स के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। एंड नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है एंड रीनल ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अराउंड डिफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो ब्लड लेकर आते हैं ग्लोमेरुलस में, एंड डिफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ब्लड लेकर वापस जाते हैं बॉडी के लिए। देन ग्लोमेरुलस जो होता है वो एंड बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलाकर हम रीनल कॉर्पोसल बोलते हैं। वेराज रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा है। पहले स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जैसे कि अभी मैंने बोला कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज जेक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है वो टोटल 15% नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड ग्लोमेरुलस जो होता है वो लाइज करता है क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स, एंड लूप ऑफ हेनले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एंड एक्सटेंड होते हैं टू द मेड्यूला, एंड इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। वेराज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करेंगे तो ये 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड ग्लोमेरुलस जो होता है वो लाई करता है, वो आउटर कॉर्टेक्स के करीब में होता है, एंड लूप ऑफ हेनले जो होता है उसका वो शॉर्ट होता है, एंड ये एक्सटेंड होता है ओनली ये लिटिल इनटू द मेड्यूला, एंड इसका जो साइज होता है वो भी स्मॉल होता है। देन नेक्स्ट वासा रेक्टा की बात करेंगे। द efferent arterioles emerging from the glomerulus forms a capillary network around the renal tubules called as peritubular capillaries. A minute vessels of the peritubular capillaries run parallelly to the loop of Henle forming U-shaped vasa recta. It plays an important role in the concentration of urine through the countercurrent mechanism, and vasa recta is the highly reduced or absent in the cortical nephron. Then इसका प्रोसेस के बारे में देखेंगे, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसके फर्स्ट स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें कि ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है बाय द ग्लोमेरुलस, एंड नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस जो होता है उसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो मैंने 4 ट्यूब्यूल्स बताए थे, दैट इज लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं उसमें से रीअब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड स्टेप इज सेक्रेशन। ट्यूब्यूल सेल सेक्रेट H+, K+ अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। ओके, स्टेप 1 से हम डिटेल में देखेंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है इन द यूरिन फॉर्मेशन।
जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड उस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। हमारे किडनीज एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर करते हैं 1 मिनट में विच देन रफली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। Glomerular capillaries blood pressure causes filtration of the blood through the 3 layers, that is the endothelium of the glomerular blood vessels, epithelium of the Bowman's capsule, basement membrane between the 2 layers, that is endothelium and epithelium। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये एंडोथेलियल कैपिलरीज है एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये वाला जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप वो फिल्ट्रेशन स्लिट है एंड ये जो स्पेस है वो ग्लोमेरुलर स्पेस है एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप ये स्लिट डायाफ्राम है। ये जो देख रहे हैं आप वो एपिथेलियल पोडोसाइट है। देन नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो देखते हैं। जो पोडोसाइट होते हैं वो अरेंज होते हैं इंट्रीसेट मैनर में सो एज टू फॉर्म द फिल्ट्रेशन स्लिट और द स्लिट पोर्स, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा है। एंड ब्लड जो होता है वो वेरी फाइनली फिल्टर होता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन एंड ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं प्लाज्मा में वो एक्सेप्ट प्रोटीन पास होते हैं ऑन टू द लुमेन ऑफ द Bowman's capsule and therefore it is considered as the process of ultrafiltration। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करेंगे। अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म बाय द किडनी पर द मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। GFR जो होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, दैट इज 180 लीटर पर डे। एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है कंट्रोल करता है बाय juxtaglomerular apparatus। Glomerular filtration apparatus is equals to distal convoluted tubule plus afferent arterioles। जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं ये Bowman's एपिथेलियम प्रेजेंट है यहाँ पर एंड ये वाले जो देख रहे हैं आप ये juxtaglomerular सेल्स है एंड ये देख रहे हैं जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स है एंड ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स में ये जो विड्थ है इसकी इसे हम इंटर इलास्टिक लैमिना बोलते हैं एंड ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये वाला जो आउटर लेयर देख रहे हैं वो डिस्टल टिब्यूल है एंड ये जो मसल प्रेजेंट है इसमें वो स्मूथ मसल फाइबर है। जो देख रहे हैं आप पार्ट ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। ओके सेकेंड वाले स्टेप की बात करेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन होता है सेकेंड वाला स्टेप, देखिए वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म पर डे इज इक्वल्स टू 180 लीटर पर डे, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड यूरिन जो होता है वो रिलीज होता है 1.5 लीटर एंड ये सजेस्ट करता है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ये वाले प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स करते हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स में एंड ये 2 मैकेनिज्म से करते हैं, दैट इज एक्टिव मैकेनिज्म जो कि एनर्जी यूज़ करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोडियम जो होता है वो एक्टिव मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्ब होता है, वेराज नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर जो होता है वो पैसिव मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्ब होता है। देन स्टेप 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर सेक्रेशन होता है। सेक्रेशन जो होता है वो ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस्ड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 1 to 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, वेराज जक्स्टामेडुलरी अपैरेटस जो होते हैं वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स प्लस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। एंड रीनल कॉर्पोसल की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला इसमें Bowman's कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस होता है। एंड ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। फंक्शंस की बात करेंगे ट्यूब्यूल्स की तो इसके अंदर जो होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होता है।
प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल जो होता है वो लाइन होता है बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। एंड ऑल्सो ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ द H+, NH3 and K+ ions into the filtrate by absorption of the HCO3 from it. नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप। इसके अंदर अगेन टू रीजन्स होते हैं, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो परमिएबल होता है टू द वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड ये कॉन्सेंट्रेट्स करता है फिल्ट्रेट को एज इट मूव्स डाउन। एंड असेंडिंग लिम्स जो होते हैं वो इम्परमिएबल होता है वाटर को, बट ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवली और पैसिवली। देन ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल की बात करेंगे। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर सोडियम एंड वाटर का, एंड केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H+, K+ एंड NH3 to maintain the pH and the sodium potassium balance in the blood. कलेक्टिंग डक्ट्स की बात करेंगे तो ये लॉन्ग डक्ट्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, एंड ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं जो प्रोड्यूस करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को। एंड ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनेंस ऑफ द pH एंड द आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रेशंस। Then osmoregulation, the composition of body fluid is influenced more by the output through the kidneys than by the intake via the gut. किडनीज जो होता है वो इम्पोर्टेंट गार्डियन होता है फॉर द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय मीन्स ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लड। द नेफ्रॉन्स कैरी आउट द ड्यूअल प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। Mechanism of concentration of the filtrate, that is mammals have the ability to produce the concentrated urine, and इसका जो significant role play करता है वो loop of Henle करता है and vasa recta करता है। वो flow करता है filtrate into two limbs, that is loop of Henle is opposite direction to form the counter current. The flow of blood in two limbs of the vasa recta increases the osmolarity towards the inner medullary interstitium in the inner medulla. The transport of the substance facilitated by special arrangement of the Henle's loop and vasa recta is called countercurrent mechanism. ऑस्मोलैरिटी जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले डायग्राम में, हाइपर ऑस्मोटिक साइड जो होता है हाई सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड फ्री वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, वेराज हाइपो ऑस्मोटिक साइड जो होता है उसके अंदर लो सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड हाई फ्री वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाले डायग्राम जो होता है वो शो कर रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। Counter current mechanism, the proximity between the loop of Henle and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitial fluid, that is from 300 osmolarity per liter in the cortex to about 1200 osmolarity per liter in the inner medulla. This gradient is mainly caused by the sodium chloride and urea. काउंटर करंट मैकेनिज्म आप ये वाले प्रोसेस में समझ सकते हैं। हमसे यहाँ पर 300 आप देख सकते हैं, देन यहाँ पे आ रहा है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, देन नेक्स्ट ये 400 इंक्रीज हो रहा है, देन 600 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अभी भी सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड प्रेजेंट है, देन 900 इंक्रीज हो रहा है, देन 1200 हो रहा है। 1200 के बाद में यहाँ से ये वापस जा रहा है इनटू द आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस में यहाँ से जो एंटर कर रहा है, देन लूप ऑफ हेनले में एंटर हो रहा है एंड यहाँ पर वाटर जो हो रहा है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड यहाँ पर जो हो रहा है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन ये कम्प्लीटली लूप ऑफ हेनले से देन आ रहा है वासा रेक्टा में एंड सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले जो होता है, देन लूप ऑफ हेनले से वो आ रहा है असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड, देन डिसेंडिंग कैपिलरीज में आ रहा है, देन वासा रेक्टा जो है उसके अंदर आ रहा है, देन असेंडिंग कैपिलरीज में आ रहा है, देन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है
सोडियम क्लोराइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग कैपिलरीज ऑफ द वासा रेक्टा। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो रिटर्न हो जाता है टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द असेंडिंग कैपिलरीज ऑफ द वासा रेक्टा, जैसे कि अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा है। देन सिमिलरली वही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो एंटर करता है वो थिन सेगमेंट में द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में विच इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द कलेक्टिंग डक्ट्स। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है जब भी हमारा आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है तब। जब ये एक्टिवेट होता है ये प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्सेस को जो ट्राई करते हैं हमारे आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए एंड नॉर्मलाइज करने के लिए। रेनिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि हमारे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी में वो रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ये सिंथेसाइज होता है प्री एंड प्रो हार्मोन्स जिसे हम ह्यूमन प्री प्रो रेनिन भी बोलते हैं विच हैज़ ए लिटिल और नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एंड प्रो रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है into the renin in the kidney, then it is also secreted by the other organs such as ovaries। रेनिन का जो काम होता है वो कन्वर्ट करना होता है फ्रॉम दी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उसको रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन। देन एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है एंड ये रिमूव होता है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेट होते रहता है। एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की बात करेंगे हम तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को इनटू एंजियोटेंसिन 2। जो एंजाइम होता है वो हमारे एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन 1 से रेनिन एंजियोटेंसिन 2 में ये कब कन्वर्ट होता है? मोस्ट कॉमनली ये कन्वर्ट होता है जब भी हमारा ब्लड पास करता है थ्रू द लंग्स। देन मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला ये रेगुलेट करता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को बाय रेगुलेटिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड ये सिस्टम जो होता है वो हार्मोनली मीडिएटेड है। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है वो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है सो दैट रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करे एंड एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अच्छे से इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। फंक्शंस ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 ये एक्ट करता है हमारी एड्रेनल कॉर्टेक्स में टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एंड एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो इंक्रीज करता है सोडियम आयन्स का रीअब्जॉर्प्शन एज इट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड वाटर फॉलो करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को थ्रू द ऑस्मोसिस, हेंस इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है एंड डायरेक्टली एक्ट करता है आर्ट्रियोल्स में टू कॉज द वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूसिंग द इंक्रीज इन द टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, हेंस इंक्रीज इन द आर्टेरियल प्रेशर। एंड ऑल्सो ये हाइपोथैलेमस में एक्ट करता है टू इंक्रीज द थर्स्ट एंड द वाटर इनटेक। एंड ऑल्सो ये स्टिमुलेट करता है सेक्रेशंस ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच देन इंक्रीज करते हैं वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। देन नेक्स्ट ये वाले फ्लो चार्ट से हम समझेंगे। ये वाला जो देख रहे हैं आप वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, देन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड हियर GFR, ये तीनों मिलके जो करते हैं जक्सा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो सेल्स होते हैं उसमें एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर प्रो रेनिन प्रेजेंट होता है वो देन रेनिन को एक्टिवेट करता है। रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। इन दोनों का जो कन्वर्जन होता है दैट इज एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1 वो रेनिन के मदद से होता है। वेराज एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो देन कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2, वो एंजाइम ACE के मदद से होता है दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंड एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो देन एड्रेनल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। देन ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का एंड वाटर का इन द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड देन इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को एंड इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ये वाला जो मैकेनिज्म है वो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है। इसको अच्छे से
प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वाले सिस्टम के अंदर आप और डिटेल में समझ सकते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को। इसके अंदर जो हो रहा है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है एंड ड्रॉप हो रहा है फ्लूइड का वॉल्यूम, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनिन जो हो रहा है वो रिलीज हो रहा है किडनी से। एंड आप देख रहे हैं ये लिवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो लिवर रिलीज करता है। एंड एंजियोटेंसिन 1 जो हो रहा है ये रेनिन जो हो रहा है वो किडनी रिलीज कर रही है। किडनी रिलीज करने के बाद में यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 में। एंड एंजियोटेंसिन 1 जो हो रहा है वो एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट कर रहा है बाय द एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि रिलीज होता है लंग्स से। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट कर रहा है हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स पे, जो कि हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो एड्रीनल ग्लैंड्स जो हो रहा है वो स्टिमुलेट कर रहा है एंड रिलीज कर रहा है एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को। एंड एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से वो किडनी पे एक्ट कर रहा है एंड स्टिमुलेट कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देन एंजियोटेंसिन 2 जो आप देख रहे हैं वो ऑल्सो एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल एंड vasoconstriction करता है ये, that is narrowing of the blood vessels. And here's ends with the session. If you have any doubt then comment down below, like, share and subscribe.